क्रॉप्स फसल किसी स्थान पर वृहद स्तर पर उगाए गए एक प्रकार के किसी न किसी प्रकार से उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। उदाहरण गेहूं की फसल, धान की फसल आदि। इन फसलों को उगाने की पद्धति कृषि पद्धति क्रॉपिंग पैटर्न कहलाती है। दो मुख्यतः कृषि पद्धतियां निम्नवत हैं। खरीफ फसल एंड सेकेंड हम लोग का रबी फसल। व्हाट इज खरीफ फसल? खरीफ फसल जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसल कहलाती है। इसे जून जुलाई में बोया जाता है तथा इनकी कटाई मानसून के अंत अर्थात सितंबर में की जाती है। उदाहरण धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, बाजरा आदि। सेकंड होता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं रबी की फसल कहलाती हैं। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा इनकी कटाई मार्च में की जाती है। उदाहरण गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी आदि। और आपको याद रखना है कि अगर आपको बताते हैं खरीफ क्रॉप किस में बोए जाते हैं, किस में काटे जाते हैं, और रबी क्रॉप किस में बोया जाता है, किस में काटे जाते हैं, तो आपको ये जस्ट और रूम याद रखना पड़ेगा। जस्ट फॉर खरीफ क्रॉप जिस तरह से जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ फसल कहलाती हैं। के से खरीफ हो जाएगा। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। GU से जून और फिर जुलाई, जून और जुलाई में बोया जाता है। इनकी कटाई मानसून के अर्थात सितंबर में, S मतलब सितंबर में, ठीक है। तो JU मतलब जून, जून जुलाई में बोया जाता है। सितंबर, S मतलब सितंबर में कटाई होती है इनकी। और के से हम लोग बात ज्ञात कर लेंगे कि खरीफ क्रॉप है। अब बात करते हैं रबी क्रॉप की, ठीक है। रबी क्रॉप इसको हम लोग ROM से प्रदर्शित करेंगे, रोम से। R से हम लोग का रबी क्रॉप हो जाएगा। O से इसकी फसल की अक्टूबर नवंबर में, तो O से याद कर लेंगे। और इनकी कटाई मार्च में होती है, तो रोम हो जाएगा। R से रबी, O से अक्टूबर, M से मार्च। तो जस्क और रोम करके आप इसको याद कर सकते हैं। रोम तेजी से याद होता है तो जस्क का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कृषि की प्रमुख विधियाँ। कृषि की प्रमुख विधियाँ निम्नवत हैं, ठीक है। मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कृषि हेतु मिट्टी को निम्न दो मुख्य विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। जुताई, प्लफिंग, ठीक है, पुलिंग। तो इन मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। यह लाभदायक है क्योंकि यह जड़ों को मिट्टी के में अधिक गहराई तक प्रवेश करने, उसे श्वास लेने व खरपतवार हटाने में सहायक है। मिट्टी को उलटने पलटने से उसमें उपस्थित पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जिसका उपयोग पादप करते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे। सेकेंड होता है लेवलिंग, समतल करना। जोती हुई मिट्टी ढीली हो जाती है अतः मृदा अपरद को रोकने हेतु एक लकड़ी या लोहा के पाटल लेवलर द्वारा मिट्टी को दबाकर समतल कर दिया जाता है। इसे सिंचाई के समय पूरे खेत में जल का वितरण समान रूप से होता है। हिंदी है तब लोग को समझ में आ ही रहा होगा। बुआई, नई फसल उगाने के लिए बीजों को मिट्टी में फैलाने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। क्या कहलाती है? बुआई। यह पारंपरिक औजारों, कीप के आकार के औजार या सीड ड्रिल ट्रैक्टरों के प्रयोग द्वारा बीजों की बुआई की यांत्रिक विधि द्वारा की जाती है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। पादपों की इच्छावृत्ति हेतु मृदा में कुछ पदार्थों को मिलाया जाता है। इन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पादपों व जंतुओं, पादपों में याद करा दूँ आपको, पौधे होते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ जैसे गाय का गोबर, मृत पत्तियां आदि के अपघटन से प्राप्त होते हैं। पादपों एवं जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को खुले में एक गड्ढे में डालकर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस अपघटित पदार्थ को रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल बात हो रही है हम लोग की जो मैन मेड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके ग्रुप्स को जल्दी से उसको अब उगा देते हैं, जो एक तरह से एक अच्छी भी बात है। बट जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि केमिकल, क्योंकि मैंने फर्टिलाइजर्स में हम लोग की खाद में आजकल के बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं, तो वो पूरा जो होता है ना, जो राइस या फिर आप जो भी मतलब प्लांट या फिर फ्रूट ले रहे हैं उसके पोषण तत्व को हटा देते हैं। तो हमें कम से कम उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।
उर्वरकों को मतलब आप खाद डालिए, नेचुरल खाद डालिए, मगर जो सिंथेटिक खाद जो आते हैं, मैन मेड जो खाद आते हैं, उन्हें आपका कम यूज़ करना चाहिए, या फिर यूज़ ना ही करें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सिंचाई, इरिगेशंस। सिंचाई मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु नियमित रूप से खेतों में पानी डाला जाता है। नियमित अंतराल पर जल की आपूर्ति करने की यह प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। खेतों में पानी डालना सिंचाई कहलाता है। टुल्लू से या फिर नल से या फिर पाइप बिछा के हम लोग के यहाँ सिंचाई होती है, कि हम लोग गाँव में रहते हैं। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नदी इत्यादि के स्रोत हैं। आजकल पानी ना बरसने से कभी कभी सिंचाई के लिए पानी कम खत्म हो जाता है, तो लोग अंदर मिट्टी से पानी निकालते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं, जो कहीं ना कहीं खतरनाक भी है, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा पानी नहीं है। सिंचाई की पारंपरिक विधियों को मोट, घिरनी, ढेलनी, चेन पंप तथा रहट इत्यादि आते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों के अंतर्गत छिड़काव यंत्र व ड्रिप तंत्र आते हैं। खरपतवार के सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीज। खेतों में फसलों के साथ कुछ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को जो फसल के साथ उग आते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवारों को हटाने के एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसानों द्वारा खेत जोतने, फावड़े के से खरपतवार को हटाने व खरपतवारनाशी 2,4-D का छिड़काव करने से खरपतवार हटाने की सहायता मिलती है। अनवांटेड प्लांट्स जो निकल आते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं, उसे हटाने या फिर उससे सुरक्षा के लिए ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। हार्वेस्टिंग, कटाई। हार्वेस्टिंग मशीन भी आती है जिससे कटाई हो सकती है। फसलों के पक जाने के बाद उन्हें काटकर एकत्र किया जाता है। यह प्रक्रिया फसल की कटाई कहलाती है। यह निम्न चरणों में संपन्न होती है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या इसे धरातल के पास से काट लेते हैं। इसके लिए दराती या एक मशीन हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टर मैंने अभी बताया था क्या होता है। इसके पश्चात काटी गई फसल में बीजों या दानों की भूसी से अलग किया जाता है। इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है या हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ठीक है, कंबाइन मशीन क्या है? हार्वेस्टर और थ्रेशर का दोनों एक संयुक्त रूप है। पहले हार्वेस्टर से उसकी कटाई हो जाती है फसलों की, उसके बाद इसमें से हम लोग बीजों या दानों की भूसी को अलग कर लेते हैं। किससे? इससे, थ्रेशिंग मशीन से। और इसका पूरा एक ही जो दोनों में रहता है, थ्रेशिंग मशीन और हार्वेस्टर, उसे वो कंबाइन मशीन कहते हैं। भूसी से अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग करके अलग कर लिया जाता है। फिर आता है हम लोग का लास्ट स्टेप विच इज़ स्टोरेज। तो वही अनाजों को हम लोग स्टोर करते हैं, या इस पूरे मतलब आपको अगर वीडियो पढ़ सके पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इस पूरे पैरा का ये इतने पूरे लाइन की जो भी ये है, इसका पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो बचेंगे अनाज उनको हम लोग भंडार करके लंबे समय के लिए रख लिया जाता है। उन्हें सूक्ष्म जरासीयों से बनाया जाता है। तत्पश्चात इन्हें कीटों व चूहों से बचाने हेतु कृंतकनाशी रोडेंटासाइड एवं कीटनाशी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। जंतुओं के खाद्य पदार्थों की प्राप्ति। मनुष्य के विकास, वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक पदार्थ भोजन के रूप में कृषि एवं पशुओं से प्राप्त होते हैं। पशुधन के उचित एवं उपयोगी प्रबंध को पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। दूध, घी, दही, मक्खन हमें दूध देने वाले पशु गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होते हैं। अंडा, मांस हमें मुर्गी पालन से प्राप्त होते हैं, जिससे मुर्गी, चूजे आदि पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारे भोजन या एक या अनेक घटकों से मिलकर बना है, जो हमें दही का बनना पाले जाते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ लिए थे, सॉरी, यहाँ पे हम हमारे भोजन के उपस्थित प्रमुख स्रोत तत्व निम्नवत हैं। तो ये गाइस, ये है बड़ा भले ही छोटा, मगर इसको मैं आपको विस्तार रूप से एक अलग वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बी रेडी फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेंगे। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।